वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फिज़िक्स। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ चैप्टर लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन ख़त्म कर दिया था, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन टोटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हमें पता है कि रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहाँ पर होता है? मिरर्स में होता है। ठीक है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। और रिफ्रैक्शन जो होता है वो मिरर में नहीं होता। हमेशा याद रखो, रिफ्रैक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट नहीं होता। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट नॉट ओके, बल्कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। मतलब मुड़ जाता है क्या, लाइट का जो रे होता है वो मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा हो जाता है। और ये होता है लेंसेस में, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बोला भी था। फिर अभी डेफिनेशन क्या है इसका, इसलिए अच्छा सा डेफिनेशन भी समझ के रखो, याद रखो कैसा डेफिनेशन है इसका। ओके, इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, ये एक फिनोमिनॉन है। ठीक है, फिनोमिनॉन मतलब कि ये नेचुरल है। ठीक है, ये मैन मेड नहीं है, ये अपने आप होता है, हमेशा होता है, इसलिए फिनोमिनन है। जैसे कि बिजली का कड़कना, थंडरिंग, ये हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा, होता आया है। ये हम खुद नहीं करते, ये अपने आप नेचुरली होता है, इसलिए फेनोमेनन होता है। ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट from its from its straight, straight मतलब एकदम सीधा या फिर सीधी, सीधी straight line path as it passes obliquely, obliquely मतलब क्या, मतलब रे जो है वो सीधा नहीं गिरेगा, बल्कि कुछ एंगल बना के गिरेगा। अगर सीधा गिरता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाद में याद रखना है कि ये वाला वर्ड ऑब्लिकली मतलब क्या, नॉट स्ट्रेट। रे ऐसा कुछ एंगल बनाकर, ठीक है, गिरेगा, इंसिडेंट होगा सरफेस पर। ओके, ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, transparent medium to another is called refraction of light। ठीक है, refraction of light। डेफिनेशन से क्या समझे कि एक फेनोमेनन होता है, ये हमें हमेशा होता आ रहा है, होता है और होता रहेगा। ठीक है, ये हम खुद नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं करते हम, ये अपने आप होता है। ठीक है, नेचुरल है ये। द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना, बेंड हो जाना, टेढ़ा हो जाना। ठीक है, टेढ़ा हो जाना। फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब सीधा जा रहा था। ठीक है, सीधा जा रहा था, ये दूसरा मीडियम आ गया, इस वाले लाइन को हम कहते हैं इंटरफेस। किस वाले लाइन को क्या कहते हैं? इस वाले लाइन को हम कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस बेसिकली क्या होता है? इंटरफेस बेसिकली ये मीडियम और ये मीडियम का बाउंड्री होता है। मतलब क्या कि यहाँ से ये वाला मीडियम ख़त्म होता है यहाँ पर, और ये वाला मीडियम यहाँ पर, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ओके। मतलब सपोज ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है और ये बॉर्डर है इसका, जिसे हम कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर ख़त्म होती है और पाकिस्तान यहाँ पर शुरू होता है, ऐसा मान लो, ऐसा मान सकते हो वैसे। ठीक है, ओके।
तो इसे हम कहते हैं इंटरफेस। मैं लिख दूंगा बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंटरफेस में आके टकराती है और कुछ एंगल बना के टकराएगी इंटरफेस के साथ, ठीक है। क्या बोला मैंने? इंटरफेस के साथ कुछ एंगल बना के टकराएगी, इसलिए लिखा है ऑब्लिकली, ठीक है। टकराना नहीं है, वो पास करेगा, ठीक है। मैं अब स्ट्राइक नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं बोलूँगा स्ट्रेट लाइन एज इट पासिस ऑब्लिकली। ये पास हो जाता है, याद रखो, रिफ्रैक्शन नहीं होता, लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ लगा फिर ऐसे चला जाएगा, नहीं, ये इससे पास हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे पास हो जाना चाहिए था इसको। सॉरी, कॉल आया था, तो पास तो होना चाहिए यहाँ से, ठीक है ना। देखो रे आ रहा है इस तरफ से, ऐसा आया, आने के बाद ये इंटरफेस है, तो सपोज ये मीडियम है एयर और ये मीडियम है वाटर, ठीक है। तो ये सॉलिड सॉरी गैसियस मीडियम है और ये लिक्विड मीडियम है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि लाइट हमेशा क्या करता है, सीधी लाइन में ट्रेवल करता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस वाले प्रॉपर्टी को, लाइट के इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो सीधा ट्रेवल करता है या फिर करती है, उस प्रॉपर्टी को, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मैंने बोला था आपको। तो इसके मुताबिक तो भाई ये तो सीधा जाना चाहिए था, है ना। आप बोलो भाई, सीधा जाना चाहिए था ना, कि बताओ। देखो ये यहाँ से आकर गिर के एकदम सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये सीधा नहीं जाता। कैसे जाता है भाई, ये कुछ ऐसे जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बनाया है, ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल आपको पता है क्या होता है, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होता है, ओके। तो क्या करेगा, जो रे है वो सीधा नहीं जाएगा, बल्कि वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगा या फिर नॉर्मल से दूर बैंड होगा, ठीक है। समझे कि नहीं बताओ। या तो वो नॉर्मल की तरफ आएगा, अट्रैक्टेड होगा नॉर्मल की तरफ, या फिर वो नॉर्मल से दूर भागेगा। दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अभी ये नॉर्मल की तरफ पास कब आएगा या फिर और दूर कब जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बस इसको बेसिक समझा रहा हूँ कि ऑब्लिकली गिरेगा मतलब क्या, इंटरफेस के साथ कुछ एंगल बना के गिरेगा। अभी थीटा मान लिया इसको हमने, 30 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट 90 डिग्रीज, एक्सेप्ट 90 डिग्रीज, कोई भी एंगल डिग्री हो सकता है एक्सेप्ट 90 डिग्रीज, ठीक है, ओके। तो फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अभी देखो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट मतलब जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। अभी अब मुझे बताओ, क्या आप हवा को देख पा रहे हो? नहीं, लेकिन पानी को आप ज़रूर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो पानी ट्रांसपेरेंट ज़रूर है, लेकिन ट्रांसपेरेंट का असली मतलब होता है कि वो लाइट को पास करता है ईजिली, है ना। मैंने गलत बोल दिया कि आंखों से दिखाई नहीं देता। एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो लाइट को ईजिली पास कर दे। आपने पढ़ा था क्लास 5 में, आई गेस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑब्लिक, सॉरी ओपेक। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या, थोड़ा सा लाइट पास करेगा, मीडियम। और क्या था उसका नाम, हाँ, ओपेक का मतलब लाइट पास नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा लाइट को, सारे के सारे लाइट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। मतलब सपोज एक सा ऑब्जेक्ट है, वो लाइट को पास होने नहीं दे रहा है, मतलब ये ओपेक है। और अगर थोड़ा थोड़ा पास होने दे रहा है, सपोज इतने रेज आ रहे हैं, ठीक है, इतने रेज में से सिर्फ 2 को पास किया, मतलब ट्रांसलूसेंट है। और इतने रेज आए और इतने रेज को ही इसने भेजा है, ठीक है, तो ये ट्रांसलूसेंट है, सॉरी ट्रांसपेरेंट है। तो एयर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। क्योंकि ये लाइट को अपने पास करता है, अपने से, अपने अंदर से पास कर देता है, अलाउ करता है कि हाँ तुम जा सकते हो, हम तुमको रोकेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई रुकाव नहीं होता। ट्रांसलूसेंट में थोड़ा रुकावट ज़रूर होता है, रुकावट सबसे ज़्यादा होता है ओपेक में, ठीक है, ओके। तो अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो जब एक लाइट, ठीक है, एक मीडियम से, ठीक है, एक मीडियम पर ऐसे आ रहा है ऑब्लिकली, मतलब क्या, इंटरफेस के साथ कुछ एंगल बनाकर आ रहा है एक मीडियम पर, या फिर मीडियम से जा रहा है, तो वो बैंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से दूर, ठीक है, ओके। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है,
इसका डायग्राम दो तरीके के हो सकते हैं। क्या? पहला कि पहला ऐसा हो सकता है लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा। ये मीडियम, सॉरी ये नॉर्मल है अपना, दिस इज़ द परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन। ओके, इसको अभी ऐसे मान देते हैं, ऐसा है। इसका नाम है n, इस वाले पॉइंट का नाम है o, और इस वाले पॉइंट का नाम है n डैश। ठीक है, सपोज एक रे आया, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया, ठीक है। तो इस रे का नाम मान लेते इंसिडेंट रे होगा, ये भी इसे हम इंसिडेंट रे मानते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको येलो कलर में, अच्छा येलो नहीं, इसको हाँ येलो कर लेता हूँ इसको, ठीक है। येलो कलर में अब जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली हमारा, क्या है पता है? वो हमारा इंटरफेस है, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरफेस? इंटरफेस मतलब दोनों मीडियम्स के बीच का बाउंड्री कह सकते हो। सिंपल आपको ऐसा याद रखना है कि बाउंड्री है भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्स वाई इज़ नथिंग बट इंटरफेस मीन्स बाउंड्री। ओके, तो रे ऐसे आ रही है, देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जाना तो चाहिए इसको ऐसे, कैसे जाना चाहिए? एकदम सीधा निकल जाना चाहिए ऐसे, है ना? क्या कहते हो? ऑब्वियसली बात है भाई, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, तो उसको भी क्या होना चाहिए? ऐसे स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये बेंड होता है, तो अभी क्या करना है, इसको डॉटेड कर दो, ठीक है। क्योंकि इस पाथ से रे नहीं जा, सॉरी लाइट नहीं जा रहा है। किस पाथ से जा रहा है? या तो इस पाथ से जा रहा है, ऐसे, ओके, ऐसे जा रहा है, इसका नाम दे दो भाई बी, ठीक है। ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे है इसका नाम, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा। अच्छा, तो मान लेते हैं ये एयर है, और एयर जो होता है वो रेयरर मीडियम होता है। अभी रेयरर मीडियम मतलब क्या? रेयरर मतलब जिसका यू कैन से कि ये कम डेंसर है, डेंसर कम है, ठीक है। अभी डेंसर मतलब वो डेंसिटी नहीं है कि भारी कितना है, मास बाई वॉल्यूम, या ऐसा वाला डेंसिटी नहीं है ये। डेंसिटी मतलब कि इसमें लाइट का स्पीड सब ज़्यादा होगा रेयरर में, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है, कन्वेंशन है ये, कोई साइंस नहीं है, ये कन्वेंशन है, ठीक। कन्वेंशन मतलब लोग मानते हैं इसे, ठीक है। ये रीति रिवाज है, ऐसा है, वो लोग इसको मानते आ रहे हैं, इसलिए हमें भी मानना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है ना। तो रेयरर मीडियम मतलब क्या? जिसमें क्या बोला मैंने, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? ज़्यादा होगा या फिर होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर। तो ब्रैकेट में छोटा सा करके आप लिख कर रख सकते हो कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर। तो रेयरर में क्या होगा? रेयरर नाम क्यों दिया गया है इसको? पता नहीं क्यों दिया गया होगा कुछ वजह से, ठीक है। लेकिन इसका मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ज़्यादा होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर, ठीक है। एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। रेयर मतलब क्या? एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बाकी जितने भी मीडियम्स हैं आप पढ़ोगे बुक में, उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगा लाइट का वो एयर में होता है, ओके। और किसी मीडियम में नहीं होता, एयर में ही। एयर एक लौता एक मीडियम है जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, अदर देन एनी अदर मीडियम्स, ओके। तो रेयरर से अब ये रेयरर है, ओके। और इसको मान लेते हैं ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है जो कि डेंसर मीडियम है। अभी डेंसर का मतलब क्या हुआ भाई? डेंसर मतलब यू कैन से कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा नहीं बल्कि कम होता है, ठीक है। डेंसर मतलब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर कम होता है, इस लेस। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मतलब अभी के लिए ये समझ लो कि भाई इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। देखो एयर क्या है? गैस है,
तो हमें पता है कि गैस में जो पार्टिकल्स है वो बहुत लूजली पैक होते हैं, बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। तो लाइट इनके बीच से आसानी से पास हो सकता है, मतलब आसानी से जल्दी जा सकता है, टकराव नहीं होता है। देखो सपोज ये पार्टिकल्स हैं इसके, देखो ये गैस के पार्टिकल्स हैं ऐसे, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट इजीली जा सकता है, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट क्या कर सकता है, इजीली जा सकता है ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा कुछ गया। लेकिन अगर अभी वाटर क्या है, लिक्विड है, और हमें पता है कि लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा लूजली पैक होता है, थोड़ा गैस से कम, मतलब ऐसा होगा कि ऐसा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है ना। थोड़ा लूजली पैक होता है। तो यहाँ से जाने के लिए थोड़ा सा रुकावट तो होगा उसको, ऐसे देखो लाइट को, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल से धक्का मुक्की लगेगा। तो ऐसे मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, तो आप भी ऐसे याद करके रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि वाटर लिक्विड है, इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा टाइटली पैक होंगे, सॉरी मतलब थोड़ा टाइटली पैक्ड होगा, तो रे को आने में थोड़ा दिक्कत तो होगी, बिकॉज सामने जैम है, ट्रैफिक जैम, ठीक है, ट्रैफिक जैम ऐसा मान सकते हो। इसलिए यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम है। और यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, बिकॉज यहाँ पर ट्रैफिक जैम है ही नहीं, बहुत कम है, ठीक है। इसमें आसानी से आ सकता है, इसलिए इसमें ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट, रेयर और मीडियम से कहते हैं, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है भाई, रिफ्रैक्शन मतलब नॉर्मल की तरफ आ रहा है, देखो जो रे है वो इस तरफ ना जाकर बल्कि इस तरफ आ रहा है, मतलब नॉर्मल की तरफ आ रहा है। अभी ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पर नॉर्मल से दूर जाता है, वो वाला कौन सा केस है, देखो इसका उल्टा केस है। कैसा उल्टा केस है, ऐसा कि ऊपर का डेंसर होगा। अच्छा, और एक बात, इसको हम कहते हैं, इस वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, FRAC, फ्रैक्शन, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्शन, FLEC नहीं, FRAC है, ठीक है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू R होता है, बट यहाँ पर I नॉट इक्वल्स टू R इन दिस केस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों बराबर कभी नहीं होते, ओके। तो अभी अगर मैं सेम ड्रॉ करूँ, ऐसा ही एकदम सेम ड्रॉ करूँ यहाँ पर, लाइक दिस, कुछ ऐसा, फिर ये नॉर्मल, फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। फिर यहाँ से एक रे आया ना, ठीक है, एक रे इधर आकर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यहाँ से एंटर किया, मतलब यहाँ से एंटर कर रहा है इंटरफेस से, क्योंकि वो तो बाउंड्री है, तो बाउंड्री से एंटर करेगा, ऑब्वियसली बात है। तुम पाकिस्तान जाने के लिए या फिर कहीं USA जाने के लिए कहाँ से एंटर करोगे, ऑब्वियसली बॉर्डर से एंटर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बॉर्डर को पार करना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक छलांग में चले जाओगे, आपको तो बॉर्डर पार करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से एंटर करोगे, ऑब्वियसली कंट्री के कहीं एक सिटी से एंटर करोगे, और सिटी क्या है, वो बॉर्डर होता है उसका, ठीक है। उस कंट्री का बॉर्डर कौन है, सिटी, शहर। उस शहर से आप एंटर करोगे तब जाके आप कहाँ जाओगे, मतलब क्या ऐसा कहा जाएगा कि आपने USA में एंटर किया है। जब तक कि आप यहाँ से, मतलब इस जगह से, पर्टिकुलर जगह से एंटर नहीं करोगे, तब तक आप, ऐसा मतलब यू कैन से कि आप तब तक USA में नहीं घुस पाओगे। वैसे ही इंटरफेस से जब तक आप एंटर नहीं करोगे तब तक आप दूसरे मीडियम में एंटर कैसे कर पाओगे, क्योंकि यही तो बॉर्डर लाइन है। ओके, ये वाला पॉइंट है O, ये वाला पॉइंट N, ये वाला N डैश मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ, लाइट को इस तरफ ऐसे जाना चाहिए था ना, बताओ ऐसे जाना चाहिए था ना। अकॉर्डिंग टू हमें पता है कि लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल करती है, लेकिन इस तरफ से नहीं जाता, इसलिए डॉटेड लाइन से ही। तो कहाँ से जाता है भाई, अगर अभी ऊपर वाटर है, ठीक है, अभी वाटर जो है वो ऊपर है, तो वाटर जो है अभी ऊपर, द वाटर इज नाउ ऊपर। वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, मतलब क्या, कैसा मीडियम, डेंसर। डेंसर मतलब क्या, अरे भाई पता है, स्पीड ऑफ लाइट जहाँ पर सबसे कम होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम होता है जहाँ पर, ठीक है, ओके। और ये नीचे का मान लेते हैं एयर है, तो एयर है, तो इस तरफ से इसको लिखते हैं एयर है, और ये रेयरर मीडियम है, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, ठीक है।
रेयर मतलब क्या होता है भाई? हाँ, रेयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट जहाँ पर कम होता है। ओके नाइस, ठीक है। अभी देखो, ऊपर डेंसर है, नीचे रेयरर है। ओके, तो लाइट का जो रे है वो किस तरफ बेंड करता है पता है? वो नॉर्मल से दूर भागता है, नॉर्मल से दूर भागता है। देखो नॉर्मल ये से दूर भाग रहा है, देखो बहुत ज़्यादा एंगल है। लेकिन इस केस पे देखो, ये नॉर्मल के पास आ रहा है, देखो नॉर्मल के पास आ रहा है, ये नॉर्मल है और इसके पास आ रहा है, ठीक है। ओके, फिर ये वाला जो एंगल है ये है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला देखो कितना बड़ा एंगल है, ये जो एंगल है ये है एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, समझ में तो आपको आ गया ज़रूर होगा। अच्छा, तो यहाँ से आप कुछ ऐसा देख सकते हो। अभी दोनों ही केसेस में ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, हियर, ये दोनों केसेस के लिए, ठीक है। हियर एक्स वाई जो है वो इंटरफेस है, एक्स वाई जो है वो इंटरफेस है, मतलब बाउंड्री कह सकते हो दोनों मीडियम्स के बीच में एक रेखा, लक्ष्मण रेखा। ओके, आइए फिर एन ओ एन इज़ नथिंग बट, एन ओ एन डैश इज़ नथिंग बट नॉर्मल, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होता है वो। ओके, फिर यहाँ से ए ओ जो है वो इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ओ बी जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों ही केसेस में, ठीक है। इससे मैंने सेम नाम लिखा है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। बस इतने डिफरेंस है इसमें। और फिर यहाँ पर अम, यहाँ पर और ए ओ बी हो गया। फिर एंगल आई, आई क्या है? इट इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? आर इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 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 ठीक है। आर इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ओ क्या है? ओ इज़ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर इंटरफेस से मतलब घुसी है, मतलब इंटरफेस को टच किया, ठीक है। बस ओ इज़ नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जस्ट लाइक इन मिरर्स। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर इंटरफेस को टच किया है या फिर इंटरफेस को टच के पास करने वाला है, ठीक है ना। इट इज़ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, इट इज़ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो पहले वाले केस में देखो यहाँ पर एंगल आर जो है वो एंगल आई से छोटा होता है। क्यों? बिकॉज ये जो रे है वो नॉर्मल के ज़्यादा पास है, लेकिन ये जो रे है वो नॉर्मल से थोड़ा दूर है, ठीक है। इससे ये जितना पास है उतना पास नहीं है ये रे, ठीक है ना। मतलब ये जितना पास है रिफ्रैक्टेड रे जितना पास है नॉर्मल से, नॉर्मल के पास जितना है उतना पास नहीं है इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जितना पास है तो उतना कम एंगल, और जितना दूर है उतना ज़्यादा एंगल, है ना। तो इस वाले केस में आर स्मॉलर देन आई, ठीक है। आर स्मॉलर देन आई इस वाले केस में, फर्स्ट केस में जहाँ पर लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है। लेकिन अगर रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो रे क्या हो जाती है? रे जो है वो नॉर्मल से दूर भागती है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर भागती है। मतलब इनके बीच में एंगल क्या बनेगा? आर क्या होगा? बड़ा होगा। बिकॉज एंगल आप देख सकते हो, अपने आँखों से देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, बहुत बड़ा है ये एंगल, है ना। तो इसलिए इस वाले केस में आर ग्रेटर देन आई, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा,
अभी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था तब, कि अगर एक रे सीधा गिरती है, ठीक है, एकदम सीधा गिरता है नॉर्मली टू द इंटरफेस और टू मीडिया, देन व्हाट हैपेंस। देखो 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 व्हाट हैपेंस व्हेन what happens when a light rays is incident normally to the interface of the two media। अभी मीडिया कहाँ से आ गया? मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। इंसिडेंट नॉर्मली मतलब जो इंसिडेंट रे है वो एकदम नॉर्मली गिरा है, मतलब परपेंडिकुलर गिरा है इंटरफेस के ऊपर, ठीक है, ऑन एन इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी ऐसा होता है तो लाइट का कोई बेंडिंग नहीं होता, मतलब लाइट मुड़ती नहीं है जब रे ऑफ लाइट एकदम परपेंडिकुलर गिरता है, ठीक है। रीज़न क्या है दिखाता हूँ, बताता हूँ। एंड इट गोज़ स्ट्रेट, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा कुछ होता है लाइक दिस, ये इंटरफेस है, ये इंसिडेंट रे है मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये इंसिडेंट रे है, अच्छा इतना तक रखूँगा इसको पहले, तो ये इंसिडेंट रे है, इधर से आया, ठीक है। ये एक्स वाई जो है ये इंटरफेस है, ये ए ओ है, ठीक है। ए ओ इज़ द इंसिडेंट रे। तो क्योंकि नॉर्मल, अभी मुझे बताओ इस वाले रे का नॉर्मल कैसा बनेगा? तो आपको पता होगा नॉर्मल कैसे बनेगा। नॉर्मल बनेगा ऐसे ही बनेगा, नॉर्मल एकदम हूबहू। इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक साथ कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, मतलब एक ही रे, यही नॉर्मल होगा, यही इंसिडेंट रे होगा, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्टेड रे जो होगा उसमें कोई बैंडिंग हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बैंडिंग होगा वो नहीं देखने को मिलेगा, तो ये सीधा ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। बिकॉज रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट नहीं है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता तो सेम पाथ से फिर से चला जाता, लेकिन क्योंकि ये बैंडिंग ऑफ लाइट है तो ये बैंड नहीं होगा बल्कि पास हो जाएगा, ठीक है। बैंडिंग ऑफ लाइट है, यही डिफरेंस है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो ये ऐसे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल आई जो है, ठीक है, यहाँ पर आई जो है और आर जो है दोनों ही 0 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। इन दिस केस आई इक्वल टू आर दोनों ही 0 डिग्रीज होते हैं। मतलब क्या? मतलब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाया है। सिमिलरली रिफ्रैक्टेड रे ने भी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाया है, बिकॉज दोनों क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने पूरे मिरर्स में बताया था, मिरर्स में रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया कि अगर सीधा जाता है 90 डिग्री गिरता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा, सीधा एकदम आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि होता क्यों है भाई। कभी दिमाग में प्रश्न आया है क्या कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? रिफ्रैक्शन ही क्यों होता है, मतलब मुड़ती क्यों है लाइट? क्या रीज़न हो सकता है भाई, बताओ।
रीज़न ये है, अगर मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड हायर के बोलूँ तो देखो, मैं थोड़ा शॉर्टली बोलूँगा, ज़्यादा मैं आपको दिमाग में प्रेशर देना नहीं चाहता। देखो, जब एक लाइट ट्रेवल करता है, लाइट क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, लाइट डुअल नेचर का है। लाइट एक वेव भी है और लाइट एक रे भी है, लाइट एक पार्टिकल भी है, पार्टिकल नेचर भी है इसका, ठीक है। रे भी है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। और अगर अभी हम रे की बात करें, सॉरी वेव की बात करें, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, एक लहर जैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अच्छा, तो देखो, ये आपको याद रखना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, ये लाइट का रे है, ठीक है, तो उसका जो वेवलेंथ होता है, सॉरी उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, अच्छा मुझे बताओ, वेव का क्या फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ा था हमने लाइट चैप्टर में, सॉरी साउंड चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा था क्या? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ नहीं पढ़ा था क्या? ज़रूर पढ़ा था। मतलब क्या, वेव होगा तो वेव का फ्रीक्वेंसी भी होगा, मतलब न्यू होगा। अच्छा, न्यू कैसे लिखते थे भाई? हाँ, ऐसे न्यू होगा, और हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, और फ्रीक्वेंसी सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ होगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है, वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी और जो टाइम वेवलेंथ अभी इस वाले केस में नहीं है, मतलब वेवलेंथ का यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है। मेन बात है इन दोनों को लेकर, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। वेव में वेवलेंथ होता है, लेकिन अभी हम इस वेवलेंथ को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होता है वो चेंज नहीं होता। क्या बोला मैंने, फिर से बताओ। वेव जो लाइट है वो जब एक मीडियम से, सपोज एयर से जब वाटर में जाती है, तो ये गैस मीडियम है, ये लिक्विड मीडियम है, तो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, और एक वाइब्रेशन को होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टाइम पीरियड, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकंड, मतलब क्या, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। और टाइम पीरियड क्या कहता है कि एक वाइब्रेशन को होने के लिए कितना समय लग रहा है, कितना सेकंड्स लग रहा है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ओके, ये तो भाई हमने पढ़ा था। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि लाइट का जो रे है उसका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, इवन दो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है या जाती है। ओके, समझ में आ गया। तो भाई फ्रीक्वेंसी चेंज होता, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, तो भाई इसलिए ऐसा होता है क्या, इसलिए बैंड होता है? नहीं, बैंड इसलिए होता है बिकॉज ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। यहाँ इस वाले मीडियम में भी स्पीड सेम, इस वाले मीडियम में भी स्पीड नहीं, सॉरी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम रहता है। लेकिन इस वाले मीडियम में, जो स्पीड है लाइट का, और इस वाले मीडियम में जो स्पीड है लाइट का, दोनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। क्या समझे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है या करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो सेम रहता है, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो क्या है कि उसका स्पीड जो है वो चेंज हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है एक मीडियम और दूसरे मीडियम में, ठीक है ना। यही असली रीज़न है रिफ्रैक्शन के होने का, ठीक है। तो लिखो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या लिखोगे, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस because speed of light changes when light goes from one medium to another medium। क्या समझे कि रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का,
वो इसीलिए होता है बिकॉज जो लाइट का स्पीड है वो एक मीडियम में कुछ और है और दूसरे मीडियम में कुछ और होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि रेयरर मीडियम में क्या होता था, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर एंड डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस, कम, ठीक है, या फिर कम, लेस या फिर कम, ठीक है। तो अभी लेस और मोर होने से क्या फ़ायदा हुआ, मतलब क्या चेंज हुआ फिर? अच्छा, समझ में आ गया कि स्पीड ऑफ लाइट वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन तो दो केसेस हैं, हमने देखा कि एक है कि भाई ये नॉर्मल से दूर जाता है और एक नॉर्मल के पास आता है, ठीक है। तो भाई नॉर्मल के पास जब आता है तब क्या स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, या फिर इसमें ज़्यादा होता है, मतलब जब दूर जाता है, या फिर कम होता है, कैसे पता चलेगा? देखो, अभी मैं आपको सिंपल सा एक प्रश्न पूछूंगा। क्या प्रश्न? मान लेते हैं आपका घर, अच्छा एक रेस हो रहा है, ठीक है, आपके और आपके दोस्त के बीच में एक रनिंग रेस हो रहा है, ओके। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 50 मीटर है ओनली, ठीक है, 50 मीटर है। और फिर यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ पर आना, ठीक है, बी, और इसका जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना है, मान लेते हैं 150 मीटर से, ठीक है। मुझे बस सिंपल तरीके से बताओ कि किसमें, मतलब आपको अगर एक टर्म्स एंड कंडीशन जैसा कुछ यू कैन से कि एक चुनौती दे दे आपको कि आप दोनों को सेम टाइम पर बी पॉइंट पर पहुंचना है। क्या बोला मैंने? सेम टाइम पर आप दोनों को पॉइंट बी मतलब फिनिश लाइन को टच करना है, ठीक है। नो मैटर कि आपका डिस्टेंस कम है और आपके दोस्त का डिस्टेंस ज़्यादा है आपसे, 100 मीटर ज़्यादा है, मतलब उसको 100 मीटर ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, है ना। इट डजेंट मैटर, बट कंडीशन ये है कि आप दोनों को सेम टाइम पर फिनिशिंग लाइन को टच करना है। तो मुझे बताओ कि आपका स्पीड ज़्यादा होगा, आपका स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा, या आपके दोस्त को स्पीड ज़्यादा बनाना पड़ेगा? बताओ। सपोज़ ये है आप और ये है आपका दोस्त, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो स्पीड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मान लेते हैं कुछ क्या मानूँ, हाँ, सपोज़ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होने से आप पहुंच जाओगे इसमें, सपोज मान लेते हैं 5 सेकेंड, अच्छा 10 सेकेंड्स में, ठीक है। कंडीशन दिया गया है कि 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप दोनों को सेम टाइम पर, मतलब 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप दोनों को एक साथ फिनिशिंग लाइन को टच करना है, 10 सेकेंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी प्रश्न मुझे आपको मैंने पूछा कि किसका स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या आपका स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो भी 10 सेकेंड के अंदर, ताकि ऐसा मतलब स्पीड हो आपका कि आपका दोस्त भी एकदम सेम टाइम पर फिनिशिंग लाइन को टच करे, ठीक है। या फिर आपके दोस्त को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि वो आपकी बराबरी कर सके, है ना, आपकी बराबरी कर सके और आप दोनों एक साथ फिनिशिंग लाइन को टच कर सके। तो आपका आंसर क्या होगा? किसका स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा, इस आपके दोस्त को या फिर आपको? तो बहुत लोग बोलेंगे कि आपके दोस्त को। जाहिर सी बात है, आंसर करेक्ट है। क्यों? बिकॉज इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, इसको ज़्यादा दूरी इसको कवर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है वो अपना गियर चेंज करेगा, मतलब अपना स्पीड बढ़ा देगा, जिससे कि सेम टाइम पर आप दोनों, मतलब 10 सेकेंड के अंदर आप दोनों सेम टाइम पर फिनिशिंग लाइन को टच करो, ठीक है। मतलब क्या किया आपने? अपना स्पीड ठीक ठाक रखा, लेकिन आपके दोस्त को स्पीड को बढ़ाना पड़ा ताकि आप दोनों सेम टाइम पर फिनिशिंग लाइन को टच कर पाओ। समझे कि नहीं बताओ? सेम टाइम पर फिनिशिंग लाइन को टच करने के लिए आपके दोस्त को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, या फिर बढ़ाना पड़ा बिकॉज उसका डिस्टेंस ज़्यादा था, तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि
वो सेम टाइम पर कंप्लीट कर पाए, मतलब फिनिशिंग लाइन को टच कर पाए। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है पता है, देखो ये वाला मीडियम क्या है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होते हैं, ऊपर इस वाले मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, रे जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेगा यहाँ से, है ना, यहाँ से क्या करेगा, डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर कर लेगा। लेकिन मुद्दा आता है इस वाली जगह पर, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस, स्पीड कम हो जाता है, ठीक है ना, स्पीड कम हो जाता है। अभी स्पीड कम हो जाने से उसको मान लेते हैं कि उसको बी पॉइंट में जाना है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि दोनों को एकदम सेम टाइम पे जाना पड़ेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेव टाइम पीरियड सेम है, टाइम भी सेम लगेगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही सेम टाइम पर जाना पड़ेगा, यू नो, टच करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत नॉर्मल से पास जाना पड़ेगा, डिस्टेंस कम ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, इसको डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको यूज़ करना पड़ेगा। समझे कि नहीं बताओ। देखो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, बहुत खुशी हुई, इसको जल्दी पहुँच गया। यहाँ पर आने के बाद इसका स्पीड स्लो हो गया, लेकिन स्लो होने के बाद भी एक कंडीशन है कि भाई तुमको स्पीड स्लो हो, ठीक है, या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको और दूसरे केस में भी उस रे को सेम टाइम पर बी से पास करना पड़ेगा, मतलब बी को टच करना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या वो क्या करेगा, क्योंकि उसका स्पीड कम है, वो स्लो है, तो वो क्या करेगा, वो लेस डिस्टेंस ट्रैवल करने की ट्राई करेगा, लेस डिस्टेंस ट्रैवल करने का ट्राई करेगा। क्यों, बिकॉज उसके पास उसका वैसे स्पीड स्लो है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो शॉर्टकट लेगा। समझे कि नहीं बताओ, वो क्या करेगा, शॉर्टकट लेगा, इसलिए वो नॉर्मल के पास से गुजरेगा। क्लियर हुआ डाउट, क्या बोला मैंने, उसको वो वैसे ही स्लो है, उसका स्पीड स्लो है, उसके दौड़ने का जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, लेकिन कंडीशन है कि दोनों को एक टाइम पर बी पर पहुंचना है, एकदम सेम टाइम पर, ठीक है, चूक नहीं होनी चाहिए। तो वैसे तो उसका स्पीड कम है, ठीक है, तो क्योंकि वो धीमा है तो वो क्या करेगा, वो शॉर्टकट लेने का ट्राई करेगा, बिकॉज वो धीमा है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप स्लो हो तो आप जल्दी से जल्दी एक शॉर्टकट ढूंढने की ट्राई करोगे ताकि आप जीत सको रेस को, है ना। वैसे ही ये भी क्या करेगा, शॉर्टकट लेने का ट्राई करेगा, और शॉर्टकट कब मिलेगा इसको, जब वो नॉर्मल के एकदम पास से गुजरेगा, जितना पास से गुजरेगा उतना ज़्यादा कम डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिससे कि एकदम वो करेक्ट टाइम पर बी को टच कर पाए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ऐसा क्यों, दूर क्यों भाग रहा है लौंडा, ये रे दूर क्यों भाग रहा है। देखो यहाँ पर डेंसर मीडियम है, बताओ डेंसर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है क्या, कम, स्पीड ऑफ लाइट इज लेसू, ठीक है, लेसू है, मतलब कम है, स्पीड कम है। तो यहाँ से यहाँ आया, ठीक है भाई, स्लोली आया, धीरे धीरे आया, कछुआ की तरह आया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निकलने के टाइम पर ऐसा कुछ कंडीशन, सॉरी, यहाँ पर बी क्यों लिखा मैंने, निकलने के टाइम पर एक कंडीशन आ गया कि तुम्हें सेम टाइम पर, मतलब जितने टाइम पर उस वाले रे ने वो वाला रे जो है वो निकला है, मतलब बी को टच किया है, उसी टाइम पर तुमको भी टच करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी देखो इसमें स्पीड स्लो है, डेंसर है, लेकिन ये अभी एयरर है, एयर है रेयरर, मतलब क्या, अभी इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा, लौंडा इज़ मोर, तो इसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसका एक शर्त है कि तुम स्पीड ज़्यादा हो या फिर ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें सेम टाइम पर बी को टच करना है जितने टाइम में उसने टच किया था। अभी देखो कॉमन सेंस वाली बात देखो, साइंटिफिक लॉजिकल बात देखो, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, वो दौड़ने में स्पीड ज़्यादा है, तो वो अपने दोस्त के लिए थोड़ा वेट करेगा, है कि नहीं, करेगा कि नहीं बोलो वेट, लेकिन वेट कर नहीं सकता ना, वेट तो नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता ना, तो वो क्या करेगा पता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा,
तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने से क्या होगा, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है तो वो वाला डिस्टेंस इजीली कवर कर पाएगा, बिकॉज उसका स्पीड ज़्यादा है तो वो इजीली डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा और इस तरफ से उसका दोस्त भी तब तक पहुँच जाएगा बी में, ठीक है, बी को टच कर लेगा। समझे कि नहीं बताओ क्या हुआ। सपोज आपका दोस्त है, वो थोड़ा दौड़ने में स्लो है, तो क्या करोगे आप उसके लिए वेट करोगे, लेकिन आप वेट तो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, रेस के बीच में आप वेट तो नहीं कर सकते। तो क्या आप करोगे, आप एक काम करोगे, क्या सपोज एक फील्ड है ऐसा, ठीक है, ऐसा करके एक फील्ड है आपका रनिंग ट्रैक। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर आप घूमते गए आप यहाँ पर पहुँचे, आपका दोस्त यहाँ पर है, दिस इज़ यू, सॉरी दिस इज़ योर दोस्त एंड दिस इज़ यू, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम अपने दोस्त को आने के लिए, मतलब तुम अभी अपना स्पीड स्लो नहीं कर सकते, तुम्हारा स्पीड बहुत फास्ट है, ठीक है, तुम चाह कर भी स्लो नहीं कर सकते। तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे जाओगे, ऐसे जाकर थोड़ा घूम फिर के फिर यहाँ पर आओगे, तब तक तुम्हारा दोस्त यहाँ पर पहुँच चुका होगा और तुम भी यहाँ पर पहुँच चुके होगे। तो हमने क्या किया, इसने क्या किया, इसने अपने दोस्त के खातिर अपना डिस्टेंस को बड़ा कर, मतलब ज़्यादा कर लिया, जिससे कि जब तक वो यहाँ पर पहुँचे घूम फिर के, मतलब घूमते सब घूमा घूमने के बाद तब तक आपका उसका दोस्त है जो कि स्लो है वो यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, क्योंकि वो फास्ट है तो वो तो पहुँच जाएगा ऑब्वियसली यहाँ पर जल्दी से, लेकिन वो पहुँच नहीं सकता। उसने बोला है कि कंडीशन ये है कि तुम्हारा दोस्त को लेकर तुम्हें पहुँचना है, तो उसके दोस्त के लिए वो वेट तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए क्या किया उसने अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया, डिस्टेंस बढ़ाकर घूम फिर के वो फिर से यहाँ पर आया और उसका दोस्त भी आ गया, तो उसका कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। इसीलिए इसने क्या किया, नॉर्मल से दूरी बना लिया, ठीक है, वो नॉर्मल से दूर चला गया, ठीक है, उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, ज़्यादा डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया, करने से क्या होगा, उतने टाइम पर, मतलब जितने टाइम पर ये रे बी तक पहुँचा उतने टाइम में ही उसका दोस्त भी बी तक पहुँच गया है, या फिर गया था, ठीक है, रीज़न समझे, ठीक है, समझ में आ गया, यही बात था भाई। इसीलिए ये इस तरह बैंड होता है और ये कुछ रे इस तरह बैंड होता है, नॉर्मल के पास से जाता है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ क्या मैंने बोला है अभी, है ना, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, क्योंकि उसका शर्त है कि तुम्हें अपने दोस्त को भी एक ही टाइम पर फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करवाना है, और क्योंकि उसका स्पीड जब स्लो होगा तो वो शॉर्टकट ले लेगा जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए फिनिशिंग लाइन में अपने दोस्त के साथ, क्योंकि अपना दोस्त का जो स्पीड है वो ज़्यादा है ना, इसलिए बस यही रीज़न है। इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई नहीं करना चाहता, बेसिक की बातें हैं, ये वाला थोड़ा एडवांस थोड़ा सा मैंने आपको गेट अप किया है, इस वाली जगह को आपको मैंने क्लियर करवा दिया है, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये बाहर जाता है और ये अंदर आता है, क्यों ये नॉर्मल से दूर भागता है और वो नॉर्मल के पास आता है। समझ में आ गया, ओके। तो बाहर भाई बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बिजली भी कड़क रही है, लेकिन हमें डर नहीं लगता, बिकॉज़ ये पहले डर लगता था बचपन में, अभी डर नहीं लगता, ठीक है, बिकॉज अभी ये हैबिचुएटेड हो चुका है, ओके। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके भी लॉज हैं भाई, ऐसा नहीं कि इसके लॉज नहीं है, इसके भी लॉज हैं। पहला लॉ सेम है, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, ये सबका सेम होता है, ठीक है। द इंसिडेंट रे the refracted ray and a normal to the surface, इसको किताब में ऐसा लिखा गया है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, to the surface separating the two media, all lie in the same plane, ओके। मैंने आपको समझाया भी था कि सेम प्लेन में होने का मतलब क्या होता है। देखो, अगर रे ऐसा आया,
सपोज रे ऐसा आया, ठीक है, ये सपोज ऐसा है, इंटरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है, पर ये नॉर्मल है। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, कुछ भी तरीके से जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ऐसे चला जाएगा या फिर ऐसे चला जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, मतलब इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ आएगा, सॉरी इस तरफ आएगा या फिर ऐसे जाएगा, फिर से ऐसे जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, सेम प्लेन में। देखो भाई ये 2D है ना, तो समझाने में दिक्कत होता है। अगर 3D होता तो आपको समझा पाता, ठीक है। ये 2D में समझ में नहीं आएगा ठीक से ये, ठीक है, प्रैक्टिकल इसलिए ज़रूरी है फिज़िक्स का। तो अगर ऐसे आता है तो ये कुछ ऐसा एंगल बनाकर जाएगा ऐसे, या फिर ऐसे बना। अगर ये डेंसर हुआ तो नॉर्मल के पास से जाएगा, और अगर रेयरर हुआ तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। ओके, तो ये और इंसिडेंट रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है, और जो हमारा नॉर्मल है, टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, मतलब इंटरफेस की बात कर रहा है। टू मीडिया सेपरेट करने वाला कौन है, बाउंड्री वाला कौन है, इंटरफेस है। तो इंटरफेस पर जो नॉर्मल गिरेगा, ठीक है, उस वाले पॉइंट पर इंसिडेंट रे होगा, उस वाले पॉइंट से भी रिफ्रैक्टेड रे निकलेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हो। मैंने ऐसे लिखा बिकॉज किताब ही लिखा है ऐसा, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिखा हमने। वरना मैं पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिख सकता। आप लिख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सपोज हमारा हाथ है ये, ठीक है, ये हमारा हाथ है। सपोज़ यहाँ पर हमारे हाथों में ऐसा एक इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस है। अच्छा, ये हमारा हाथ है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर एक रे गिरा, तो रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भाई ये ऐसे कुछ उधर ऐसे करके उधर चला जाएगा, ऐसे उधर चला जाएगा, ऐसे उधर चला जाएगा, ऐसे उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सारे के सारे सेम प्लेन में रखेंगे। ये 2D में समझाना थोड़ा टफ है, बहुत टफ है 2D में समझाना, इसको 3D में समझाना पड़ता है, ठीक है। 2D में समझाया नहीं जा सकती है, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। ओके, तो पहला लॉ तो हो चुका है। ये तो भाई रिफ्लेक्शन में भी सेम था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारे के सारे सेम प्लेन पर लाई करते हैं। लेकिन दूसरा जो नियम है, आई मीन टू से लॉ है, कानून है, ठीक है, वो थोड़ा अलग है। क्यों अलग है दिखाता हूँ। देखो अलग क्यों है, देखो दूसरा जो है लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये थोड़ा बड़ा है। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है स्नेल, उसने ये प्रूफ किया था, है ना। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन मतलब क्या, साइन थीटा, साइन गामा, साइन अल्फा, साइन फाई, मतलब साइन मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। साइन ऑफ एंगल, ये जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका क्या मतलब हुआ, समझाता हूँ। फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ media, this law is also known as Snell's law.
स्नेल का स्पेलिंग कुछ ऐसा है, SNELL', स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा। और अगर आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमें पता है, अभी मैं इसको सिंबॉलिक तरीके से लिखता हूँ, इस लॉ को। आई अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसको हम लिखते हैं, इस वाले लॉ को ऐसे लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बोला? एंगल आई का जो साइन है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन अभी सपोज आई का वैल्यू 30 है, तो साइन 30 बाय ये सपोज मान लीजिए साइन 45 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हमेशा सेम रहेगा ये वैल्यू। इसका मतलब कि साइन ऑफ 30 डिग्री बाई 40 डिग्री का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई किसी और का लाइक साइन 45 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी मतलब कितना आएगा? साइन 30 का वैल्यू है 1/2, साइन 45 का वैल्यू है 1/√2। √2/2 है ना? तो √2/2 सिर्फ और सिर्फ साइन 45 बाई साइन 30 का वैल्यू रहेगा, और किसी का वैल्यू ऐसा नहीं आएगा, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, आइए फिर इसके बाद क्या बोला गया है। इसके बाद ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, अच्छा और एक बात हमेशा याद रखो, रिफ्रैक्शन वाले केस में एंगल आई इज़ नॉट इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, अच्छा क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसको एक नाम दिया गया है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये टॉपिक सबसे मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है क्लास 10 का। बहुत लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इसको समझना है तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जैसे समझाता हूँ वैसे समझना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भगवान भी आप मतलब अगर आप कंसंट्रेट नहीं करते तो भगवान भी आपको समझा नहीं पाएगा। ठीक है ना? आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या समझ में आया हमें अभी कि इस कांस्टेंट को एक नाम दिया गया है। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक था ग्रेविटेशन चैप्टर में क्लास 9 में, उसका एक नाम था, क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसका वैल्यू भी था। ठीक है, जैसे कैवेंडिश ने वैल्यू निकाला था एक्सपेरिमेंट करके। कैवेंडिश करके एक साइंटिस्ट थे। लेकिन हमारे पास और एक भी था कांस्टेंट जिसका नाम नहीं दिया था। क्या था? F = kma। ये क्या का कांस्टेंट था? F = ma का कांस्टेंट था ये k, जिसको नाम नहीं दिया गया था, वैसे जो कहते थे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इस k का कोई नाम नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा कोई कांस्टेंट का नाम दिया जाता है, ऐसा नहीं। कुछ कुछ का नाम नहीं दिया जाता, कुछ कुछ का पसंद होता है तो नाम देते हैं, कुछ कुछ का पसंद नहीं होता तो नाम नहीं देते। ठीक है, लेकिन इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज called the refractive index of the second medium with respect to the first। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। with respect to the first medium। ठीक है, इसको डिनोट भी किया जाता है एक सिंबल से। इट्स डिनोटेड बाय n21
और म्यू 1 म्यू 2 ऐसे भी लिखा जाता है। ये क्या है भाई? अरे भाई ये कुछ नहीं है, म्यू है। म्यू मतलब एक ग्रीक का भाषा का एक सिंबल है, क्या बोलूँ, जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसे म्यू, ठीक है। MEU म्यू, जिसे हम माइक्रोन का यूनिट बताते हैं। माइक्रोन पता है ना को, माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर, तब ये म्यू यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर तो इसको डिनोट किया जाता है N21, क्यों बताया जाता है बताता हूँ, और म्यू 1 म्यू 2, ओके। तो N21 का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा देखो, तो कांस्टेंट को हम डिनोट कर सकते हैं N21 या फिर 1 म्यू 2। तो कांस्टेंट की जगह पर हम ये लिख सकते हैं सिंबल, ठीक है ना। तो दैट इज साइन I बाय साइन R इक्वल टू N21 और साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इक्वल टू 1 म्यू 2 1, अरे बाप रे, ये तो ऐसा होगा ना, 1 म्यू 2, ठीक है, 1 म्यू 2, ठीक है। अच्छा भाई, समझ में तो आ गया है थोड़ा थोड़ा, और भी आएगा, वेट करो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ऐसे क्यों लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मेजर किया जाता है जिसमें रे घुस रही है, और घुस कहाँ से रही है उसके रेस्पेक्ट पर। मतलब सपोज मैंने बोला कि मैं अपने दोस्त के घर से अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि मैं अपने दोस्त के, मतलब मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ से आया था? मैं अपने दोस्त के घर से। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाता है, मतलब ऐसे इसको मतलब बोला जाता है कि तुम जहाँ पर एंटर कर रहे हो, जहाँ पर लाइट एंटर कर रहा है, उस मीडियम को पहले रखा जाता है, मतलब जब स्टेटमेंट लिखते हैं, और जहाँ से वो आया है उसको बाद में लिखा जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू लिखा जाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखो, सेकेंड मीडियम का बात पहले देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, मतलब जहाँ पर घुस रही है, और घुस कहाँ से, मतलब कहाँ से आया रे? फर्स्ट मीडियम से, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिखा जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी, लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। आपको याद रखना है, ये MCQ आ जाते हैं ना तब भूल जाओगे, इसलिए बता दिया ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में आ गया कि जिस जगह पर रे घुस रही है, जिस मीडियम में घुस रही है, ठीक है, उसको पहले लिखा जाएगा, और जहाँ से आया है वो रे उसको बाद में लिखा जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू लिख के, ठीक है। लेकिन फार्मूला में इसका उल्टा है, सिंबल में ऐसा है लेकिन फार्मूला में इसका उल्टा है। देखो, N21 मतलब क्या पता है? N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, इसलिए 2 विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पूछूं कि N12 लिखूं तो, N12 लिखूं तो कैसा आएगा? इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो कैसे, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, of the first medium with respect to the second medium। एक्चुअली यहाँ पर जो फर्स्ट है ना उसको हटा दो, मीडियम 1 लिख दो इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट होगा तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग लगेगा, ये फर्स्ट क्यों है भाई, इसे लिखो मीडियम 1 और इसको लिखो मीडियम 2, ऐसे, ठीक, कोटेशन में मीडियम 2। तो 1 आगे है, ठीक है, 1 जो है यहाँ पर आगे है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1
विथ रेस्पेक्ट टू, टू बाद में है, विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम टू। जैसे कि यहाँ पर टू पहले है इसलिए क्या बोला था हमने, देखो टू पहले है इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। वन बाद में है इसलिए फर्स्ट लास्ट में है, ठीक है। मतलब जो पहले लिखा होगा मतलब क्या, जहाँ पर रे घुस रही है, और लास्ट में जो लिखा जाता है मतलब क्या, जहाँ से रे आई है, ठीक है। पहला का मतलब होता है जहाँ पर रे घुस रही है, और दूसरा का नंबर का मतलब होता है जहाँ से रे आया है या फिर आई है, ठीक है। अच्छा फिर क्या भाई, फिर और क्या, और कुछ है क्या, नहीं। अच्छा, और क्या लिखूँ और कुछ लिखने, हाँ एक और एग्जांपल, अगर मैं ऐसे लिखूँ कि NGW, ठीक है, G मतलब ग्लास और W मतलब वाटर, कैसे लिखोगे बताओ, स्टेटमेंट के तौर पर कैसे लिखोगे बताओ, जल्दी बताओ। G मतलब ग्लास और W मतलब वाटर, कैसे लिखोगे? इसको आप ऐसे लिखोगे, स्टेटमेंट में जब लिखोगे ऐसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, if of the glass with respect to what, water, with respect to the वाटर लिख सकते हो या फिर मीडियम वाटर लिख सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि मीडियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाटर लिखो सिर्फ, ठीक है, मीडियम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो NGW मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, मतलब ग्लास में घुस रही है रे, लेकिन आया कहाँ से था, वाटर से आया था वो रे, ठीक है, वाटर से आया था और पास हो रहा है अभी, मतलब ग्लास में जा रहा है, ग्लास से ये गुजरेगा, मतलब पास होगा, घुसेगा, कुछ भी कह सकते हो। अच्छा और एक एग्जांपल, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ NWG लिखूँ तो, ठीक है। तो एक, अच्छा अब बताओ कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखोगे, बताओ जल्दी बताओ, खुद लिखो। अच्छा लिख लिया, ओके। कैसे होगा, वाटर पहले है तो वाटर लिखना पड़ेगा, तो ऑफ द ग्लास की जगह पर लिख दो वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर मतलब क्या, अभी जो रे है वो वाटर में घुस रही है, लेकिन आया कहाँ से है, ग्लास से आया है, विथ रेस्पेक्ट टू दी ग्लास, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है भाई स्टेटमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसे लिखा जाता है। अच्छा अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स, क्यों, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होता है, क्या किसका रेशियो होता है वो, देखो अभी मैं समझाऊंगा नहीं, अभी बस ये रखो कि ये दो मीडियम्स के वेलोसिटीज़ का रेशियो होता है, n इक्वल टू v1/v2। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसके में स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, ओके, बिकॉज इज द रेशियो ऑफ द सेम टाइप ऑफ यूनिट्स। अगर डिफरेंट होता है तो, जैसे कि फोर्स बाय, अच्छा प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये भी तो एक रेशियो है, लेकिन इसका तो यूनिट है, क्या है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूटन है यूनिट और ये मीटर स्क्वायर है, दोनों यूनिट सेम नहीं है, डिफरेंट यूनिट है, इसलिए कैंसिल नहीं होकर बल्कि आ जाता है ये, लेकिन यहाँ पर जो है वो कैंसिल हो जाता है, बिकॉज दोनों ही वेलोसिटीज़ हैं, तो वेलोसिटीज़ का यूनिट मीटर पर सेकेंड कैंसिल होकर नो यूनिट, ठीक है, 0 यूनिट, ओके, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा समझ के रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।